ग्लोबली जो है ना, लोग ईटीएफ के माध्यम से ही इन्वेस्ट करते हैं। ईटीएफ में कॉस्ट कम है, तो उस एंगल से ईटीएफ सस्ते पड़ते हैं। ये वेल्थ क्रिएट करने का सबसे तेज मौका है। मतलब मैं तो 12-13 साल के बच्चों को जानता हूं जो महीने का 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स उनको करना चाहिए जो प्योरली पैसिव है, ठीक है, जिनको मार्केट को देखना भी नहीं है। ईटीएफ के माध्यम से आप ग्लोबल एक्सपोजर भी ले सकते हैं। ईटीएफ के माध्यम से आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो ईटीएफ में आप वो वाली स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, जब जब गिरेगा मैं ईटीएफ खरीद लूंगा। अभी आते हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ पे आपकी वीडियोस ही मैंने देखी, तो मैं चाहूँगा आप डिटेल उसके बारे में बात करें कि म्यूचुअल फंड के साथ साथ ईटीएफ भी होता है जो हमारे डीमैट में आ जाता है। तो ईटीएफ क्या है एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, वो कितना इफेक्टिव है लोगों के लिए? देखिए, ग्लोबली जो है ना, लोग ईटीएफ के माध्यम से ही इन्वेस्ट करते हैं। ओके, यूएस तो कंट्री ऑफ ईटीएफ कहा जाता है उसमें। अच्छा। उधर तो क्रिप्टो का भी ईटीएफ है। तो ईटीएफ भी वही है, म्यूचुअल फंड ही है एक तरीके से, पर लिस्टेड म्यूचुअल फंड है। यानी म्यूचुअल फंड ट्रेड कर रहा होता है पूरे दिन के दौरान। अभी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज मार्केट गिरी और आपको लगता है यार मेरे को निफ्टी 50 खरीद लेना चाहिए। अब आप म्यूचुअल फंड में खरीदोगे तो हो सकता है आपको आज की एनएवी ना मिले, कल की मिले, और कल पता चला निफ्टी ऊपर चला गया। तो ये जो बेट लेना होता है आपको कि लगता है यार निफ्टी गिर रहा है, मैं और डाल देता हूं पैसा, ये बेट आप ईटीएफ में लोगे तो ज्यादा इजीली ले सकते हो। तो निफ्टी 50 का ईटीएफ है, निफ्टी मिड कैप का ईटीएफ है, सारे ईटीएफ मिलेंगे। ईटीएफ आपको हमेशा किसी ना किसी इंडेक्स का ही मिलेगा, ठीक है। ईटीएफ कोई ना कोई इंडेक्स को कॉपी कर रहा होता है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप 150 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गया, सेंट्रल एंड पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हो गए, और इंटरनेशनल ईटीएफ्स भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नैस्डैक 100 में पैसा डालना है तो आप उसके लिए भी ईटीएफ है। आपको चाइना हैंगसेंग के टेक्नोलॉजी इंडेक्स में डालना है, उसके लिए भी ईटीएफ है। तो ईटीएफ के माध्यम से आप ग्लोबल एक्सपोजर भी ले सकते हैं। तीसरा, ईटीएफ के माध्यम से आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो गोल्ड पे भी अगर आज आपको लगता है कि यार गोल्ड गिर गया, चलो आज खरीद लेता हूं थोड़ा सा, तो वो ईटीएफ के माध्यम से खरीदना इजी होगा। तो ईटीएफ के माध्यम से, अगेन ईटीएफ बास्केट है तो वो जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ईटीएफ में आप वो वाली स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, जब जब गिरेगा मैं ईटीएफ खरीद लूंगा, जो हम सिप ऑन डिप कहते हैं। जैसे तो हम सिप ऑन डिप ईटीएफ के माध्यम से करते हैं। हमारे पास 7-8 ईटीएफ है। 3:15 बजे दोपहर को जाते हैं मार्केट पे, चेक करते हैं, जो ज्यादा गिरा होता है उसको खरीद लेते हैं। फाइन संजय भाई, तो म्यूचुअल फंड में जाएं हम डायरेक्टली जैसे लोग, या फिर ईटीएफ में भी पॉसिबिलिटी है उनकी यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न कमाने की? ज़्यादा रिटर्न कहाँ से हो सकती है? क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी, वो कहते हैं यार ईटीएफ के थ्रू आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड डायरेक्टली। देखिए, म्यूचुअल फंड्स उनको करना चाहिए जो प्योरली पैसिव है, ठीक है, जिनको मार्केट को देखना भी नहीं है, लेना देना ही नहीं है। और ईटीएफ में पॉइंट ये है कि ईटीएफ में एसआईपी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईटीएफ में ना एसआईपी अमाउंट की नहीं होती, नंबर ऑफ यूनिट्स की होती है। और अचानक उस दिन अगर उतना पैसा आपके अकाउंट में नहीं पड़ा तो वो फिर खत्म, मतलब फिर वो बाउंस हो जाएगा, मतलब आपका लगेगा नहीं, ट्रेड नहीं लगेगा। तो अगर आप प्योर पैसिव है तो आप म्यूचुअल फंड्स पे रहिए। अगर आप थोड़ा एक्टिव हैं तो आप ईटीएफ्स पे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो अगर मैं आपसे कहूँ 10 साल का कोई रिटर्न ऐसा म्यूचुअल फंड का ऐसा या फिर उसका ईटीएफ का, तो क्या आपको मार्जिन लगता है कि किस में थोड़ा ज़्यादा मिलता है लोगों को? ईटीएफ में कॉस्ट कम है। ओके, कॉस्ट कम है। देखिए क्या होता है, जैसे आप कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ेंगे तो उसकी जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 25 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा तक होता है, इवन इंडेक्स फंड का भी। ठीक है। बट अगर आप ईटीएफ लेंगे तो उसका होता है 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा। तो इतना बड़ा फर्क 10-15 साल जब कंपाउंडिंग लगती है तो बहुत फर्क आ जाता है। तो उस एंगल से ईटीएफ सस्ते पड़ते हैं आपको, फाइन। और ट्रेडेबल भी होते हैं। सही भाई, हम जब बात करते हैं एसआईपी में, हम बात करते हैं निफ्टी की कि 12% या 13% हमें 10, 15, 20 सालों में मिला, मतलब जनरली इतना रखते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो बहुत बड़ी चीज़ है इन्फ्लेशन, उसको हम काउंट नहीं करते। तो क्यों हम जब 12% CAGR की बात करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन नहीं हटाते, प्लस और भी उसमें एक्सपेंस रेशियो वगैरह होती है जैसे आप बता रहे हैं, तो उसके बाद हमें बताना चाहिए कि भाई कितना रिटर्न आ रहा है, रादर देन कि 12% सीम्स गुड, लेकिन जब इन्फ्लेशन उसके अंदर आ जाती है, सब चीज़ आ जाती है, तो फिर तो बहुत कम रह जाता है। यही गोल प्लानिंग का बेसिक आता है। ओके, ठीक है, देखिए आपको ना ये नहीं चेक करना कि उस टाइम मेरे पैसे इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होकर कितने होंगे। हमें ये चेक करना है आज के मेरे खर्चे इन्फ्लेशन लग के उस टाइम कितने होंगे। ओके, पॉइंट को रिवर्स कर देना है। लोग यही आर्ग्यू करते रह जाते हैं यार इन्फ्लेशन क्या हो गया। बिल्कुल। वेरी गुड, गुड पॉइंट। इन्फ्लेशन को कैप्चर करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप अगर आज 50,000 खर्च कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता है जी मैं 10 साल बाद रिटायर होना चाहता हूं, तो पहले तो देखो आज वो 50,000 जो 10 साल बाद आपको कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो वो 1 लाख रुपए हो जाएगा, तो आपने पहले ही इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लिया, अपने गोल को ही एडजस्ट कर लिया। बिल्कुल। अब हमारा रूल होता है कि आपके पास जी 300 महीने का पैसा होना चाहिए, तो 1 लाख इंटू 300, 3 करोड़ रुपए की आपको उस टाइम पे म्यूचुअल फंड का कॉर्पस चाहिए। ठीक है, आपका दूसरा गोल सेट हो गया कि भाई 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए मुझे। अपने पास समय है, फॉर एग्जाम्पल 10 साल का समय है। ठीक है जी, 10 साल का समय सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी एसआईपी बनानी है जो एक स्टेप अप एसआईपी होगी।
ओके। अगर आप सेम अमाउंट ही डालेंगे तो फायदा नहीं होगा, फिर तो आपको इन्फ्लेशन मारेगा ही मारेगा। तो आपको आज अगर आपने 20,000 डालना चालू किया महीने का एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगले साल उसको 22,000 करिए, 24 करिए, 25 करिए। एक अजम्पशन लीजिए, अगर आप 10% स्टेप अप नहीं कर सकते तो 7% कर दीजिए। इन्फ्लेशन ही 7% की है, ओके, तो उसे बीट कर पाएंगे एटलीस्ट। तो सबमिट कर लेंगे। तो आपने क्या किया, पहले तो अपने गोल को इन्फ्लेशन से एडजस्ट अपने आप ही कर दिया, डन। ठीक है। उसके बाद आपने अपने स्टेप अप डाल के उसको भी इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया, तो अब काय का इन्फ्लेशन, अब तो हो गया, सारा काम सेट हो गया। तो इस तरीके से आपको गोल सेटिंग करनी चाहिए। एक सवाल था हमारे दोस्त का, वो उनका इन्वेस्टमेंट था करीब 2 लाख रुपए का SIP में। तो उनका ये कहना था कि यार 2 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टेड है, लेकिन 1.5 साल हो गया, उसमें जो प्रॉफिट आया वो 6,000 रुपये है। तो मैं क्या करूं, मतलब 2 लाख रुपए डाले हुए हैं फिर भी 6,000 रुपये बना है, तो इस सिचुएशन में मतलब मेरे को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि ये लंबे समय का गेम है। Okay. और 7 साल तक तो हम जीरो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, 5 से 7 साल तक, उसके बाद सोचते हैं रिटर्न्स बनेगा। ये गेम लंबा है, ये इतना तो समझना पड़ेगा लोगों को। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये कब आपको रिटर्न दे। देखिए, ये ना FD की तरह नहीं है कि हर साल आपको 6% देगी। ये पहले 5 साल जीरो देगी, फिर अचानक से 3 गुना हो जाएगी। तो ये भी मैथमेटिक्स चलती है, तो इसलिए इस जंग पे तो कोई नहीं जीत पाएगा। सर भाई, आप कह रहे हैं कि बहुत लंबा गेम है, लेकिन जिस हिसाब से AI का आजकल सीन चल रहा है, मुझे क्या आपको लगता है कि बड़ी नौकरियां बचेंगी 6-7 साल में जो ठीक ठाक चल रही हैं? मुश्किल है। मेरे को लगता है 2-3 साल में बहुत सारी नौकरियां खत्म हो, अभी हो रही हैं। मैं अपने एक क्लाइंट से मिला, वो BPO चलाते हैं US का। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने नया ऑफिस लिया, मैंने बोला अच्छा। तो बोलते कि मेरा पहला ऑफिस जो था वो 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का था, अभी मैंने 2,000 स्क्वायर फीट का लिया। मैंने ये तो छोटा ले लिया आपने। बिल्कुल। बोलता क्योंकि मैंने 40% वर्कफोर्स कम कर दी। तो और कौन थे? सेलिंग एजेंट्स थे जो कॉल करके बेचते थे, क्योंकि AI से सेलिंग हो रही है और वो US में बेचते, तो इंग्लिश में AI तो वैसे ही बहुत अच्छा है। बिल्कुल। सो ओवरऑल सिचुएशन इज नॉट गुड। और वो ना एंट्री लेवल जॉब्स खा रहा है AI। Exactly. तो जो बेचारे 25 साल, में 22 job साल, नहीं आप सोचो ना, जो व्यक्ति 22-23 साल पढ़ के निकला बाहर, उसके साथ कितना बड़ा स्कैम हो गया। बिल्कुल। उसको समझ आ रहा है कि मैंने 23 साल पढ़ा, वो तो जीरो हो गया। एकदम। अब मेरे को कुछ नया पढ़ना पड़ेगा अचानक से 1-1.5 साल में, ताकि मैं नौकरी करने लायक हो जाऊं। बिल्कुल। नौकरियां मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, पर उन लोगों को मिलेंगी जिनको AI आता है, और किसी को नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल होने वाली है। और उसमें से भी किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, सॉरी मैं आपको No, कर दूंगा, please. कि भाई अगर इतनी नौकरियां, सब क्रिएटिव नौकरियां चली जाएंगी तो क्या करें? तो वो फाउंडर ने बोला कि प्लम्बर बन जाओ, क्योंकि प्लम्बर को AI नहीं रिप्लेस कर सकता। अरे मेरा दोस्त है, उसका यही कहना था, वो कह रहा, उसका लिटरली ये कहना था कि देखो मेरे को क्या करने का है, मेरे पास 2-3 काम है। मैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊंगा, हाँ, जो उसके फैमिली में है, और या फिर मेरे पास 2 गाड़ियां हैं अपनी, उनको मैं ट्रेवल्स में लगा दूंगा। हाँ। कह रहा उसको कोई नहीं बीट कर सकता। हाँ, मतलब ये सब AI प्रूफ है। उसका कहना है तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, मैं बच जाऊंगा। तो सिचुएशन अब ये आ गई, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इज वेल एजुकेटेड, वो भी इस तरफ जा रहा है। और आई थिंक उसका जो डर है वो जायज़ है, इस तरह से आप बता रहे हैं। और आप बात कर रहे थे कि 22 साल के 23 साल का बच्चा है, वो अभी जब आ रहा है मार्केट में, तो उसको ये लग रहा है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं एक तरीके हाँ, से। बिल्कुल जीरो हो गई उसकी पढ़ाई। और उसको ये लग रहा है कि अब मैं जो पढ़ूंगा वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो AI में है। AI के थ्रू आप ज्ञान ले रहे हो और वो ज्ञान ऑलरेडी मार्केट में है। Right, तो इट्स काइंड ऑफ के लक भी बहुत अब साथ देना जरूरी लग रहा है मुझे कि यार एल्स तो बहुत। देखिए, मैं आपको ना अपॉर्चुनिटी स्कैनर बनना पड़ेगा। फटाफट पहले चेक करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कहाँ है। और अब आप ये नहीं सोच सकते मैं तो साइंस वाला हूँ तो मैं कॉमर्स नहीं करूंगा, मैं कॉमर्स वाला हूँ तो मैं साइंस नहीं करूंगा, मैं ये हूँ तो वो जो बकेटाइज लाइफ थी ना, वो नहीं रहेगी। आपको वो करना पड़ेगा चीज जो जरूरत है, सिंपल। पर ये मौका भी है, अगर आप वो है ना, क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, निम्बल हैं, तो ये वेल्थ क्रिएट करने का सबसे तेज मौका है। मतलब मैं तो 12-13 साल के बच्चों को जानता हूं जो महीने का 40-50 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो AI बेटर यूज कर सकते हैं। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को छोटे ऐसे लोग चाहिए होंगे जो उनको AI में हेल्प करने वाले। तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। बट हाँ, जो स्टैंडर्ड जॉब्स हैं, जो पिछले 10-10, 20-20 साल से लोग कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने माता पिता हमेशा बोलते थे बेटा तुझे पास करेगा तो तेरे को ये वाली नौकरी लग जाएगी, वो समय शायद खराब होने वाला है।